तो कैसे हैं आप सभी। आज जो हमारा लेक्चर है एम लक्ष्मीकांत का, वो लेक्चर 5 है। और इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर को कवर किया है। और इसमें जो लेक्चर कवर की जा रही है वो बहुत सारी महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर जो है हम लोग चल रहे हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको छोड़ दी जा रही है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसको छोड़ दी जा रही है। वैसे भी हम लोग 30 लेक्चर में इसको कंप्लीट करने वाले हैं, 30-35 लेक्चर में। तो इस चीज़ का बहुत जैसे हम बोल सकते हैं बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है कि लेक्चर ज़्यादा ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम आपको होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा 2018 यानी था 2018 CAPF के लिए, वो काफ़ी गोल्डन ईयर था। हमारे इंस्टीट्यूट से 120 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, नाउ ही इज़ आवर मेंटर, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट इन CISF, डॉक्टर प्रशांत जगताप। एंड some facts about him. So, uh, he is a passionate teacher, professional soldier, and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA psychology by qualification and pursuing MA security and defense laws from Nalsar University of Law. Now, he is author of 3 best-selling books for CAPFSC preparation for MC Grahill publication, and he joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPFSC 2012 with All India rank 80. Now, he has served in CISF for 5 years as assistant commandant. He has previously worked as medical officer class 1 with the government of Maharashtra and as assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. So I can say I have 5 years of teaching experience both online and offline. I have pursued my MBA HR from FMSTU, New Delhi, and I'm preparing for UPSC CSC with PSIR. Last year I appeared in UPSC CSC interview. Now we will continue our topic. Now चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो प्रेसिडेंट को लेकर है। देखिए, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है। और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी जो है शामिल हैं। तो राष्ट्रपति भारत का राज्य का प्रमुख होता है। वो भारत के प्रथम नागरिक हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात है वो ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें जो लोग शामिल होते हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो गए। तो इस प्रकार सांसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभाओं या फिर परिषदों, जिसको हम द्विसदनीय विधायिका के मामलों के में बात करें तो इसके सदस्य निर्वाचित व मनोनीत, और दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जब कोई भी सभा विघटित हो गई है मान लीजिए, तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। उस स्थिति में जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो, यह ध्यान रखना है। तो संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य की समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए जो है राज्य, जिसे हम बोल सकते हैं विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्यों के मत, जिसे हम बोल सकते हैं मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। मान लीजिए कि प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के मतों की संख्या जो है ना, ध्यान देना है, मतों की संख्या जो है, हम टॉकिंग अबाउट इलेक्शन, मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। जैसे एक बात समझिए, एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है? एक विधायक के मत का मूल्य इक्वल टू राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000, है ना। वहीं संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के मूल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है ना।
तो एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य क्या होता है? बराबर देखिए, इसका जो होता है वो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटा, यानी बाई बोल सकते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से होती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक का प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों को एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवार, यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, ध्यान देना है, उसकी संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है ना। तो एक चीज ध्यान देना है कि निश्चित मतों का भाग बराबर कुल वैध मत बटा 1 + 1, यानी 1+1 = 2 और +1, है ना। ये चीज आपको ध्यान देना है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान देना है। जिसमें निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम को आगे अपनी वरीयता 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, और इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों को उतनी वरीयता आदि दे सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले जो है उच्चतम न्यायालय में होता है, तथा उसका फैसला अंतिम होता है, भी ध्यान देना आपको। और मैं बता दूं आपको, राष्ट्रपति का निर्वाचन 1992 और 2012 तक लेकर, 1992 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। और मैं इसमें ये पूछा नहीं जाएगा कितना किसको मत मिला, लेकिन जान लो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर 1957 में बने, 1962 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1969 में बीबी गिरी, 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद, 1977 में एन संजीवन रेड्डी, और 1982 में ज्ञानी जैल सिंह, 1987 में आर वेंकट रमन, 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1997 में KR नारायणन, 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और 2007 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और 2012 में प्रणब मुखर्जी, है ना। ये चीज ध्यान देना है। तो ये भी ध्यान देना कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर, है ना, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। देखिए, निर्वाचन मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था की आलोचना की थी उस समय। तो राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया, और तथा प्रत्येक चुनाव का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव को निम्नलिखित कारणों से चुना है, उसके पीछे रीजन है, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग गलत है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग 2 अथवा अधिक स्थान में भरने में होता है। तो राष्ट्रपति के मामले में पद केवल एक ही है। बेहतर होता कि इसे प्राथमिक अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कहा जाता, और इस प्रकार एकल संक्रमणीय जिसे बोल सकते हैं, मत के अर्थ के इस आधार पर आलोचना आप जिसे बोल सकते हैं, है ना, आलोचना की गई, या किसी भी मतदाता का मत एकल न होकर बहुसंख्यक होता। तो अब यहाँ में हम लोग बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट, फिर इसके बाद बात आती है कि या क्वालिफिकेशन ओर्स एंड कंडीशन को लेकर, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रपति के पद हेतु कुछ अर्हताएं हैं, कुछ एलिजिबिलिटीज हैं। जैसे राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए व्यक्ति के निम्न अर्हताओं के पूर्ण करना आवश्यक है। जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए एलिजिबल हो, और वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल कैंडिडेट होता है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो यह राशि जब्त हो जाती है। और 1997 से पूर्व प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी तथा जमानत राशि 2500 थी, लेकिन 1997 में इसे बढ़ा दिया गया ताकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करते हैं। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है।
और अपनी शपथ में राष्ट्रपति कहता है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति का कार्य पालन करूंगा, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। अन्य किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता है, इसी प्रकार शपथ लेनी होती है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई राष्ट्रपति के पदों के लिए क्या शर्तें हैं। तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए जो कुछ शर्तों का जो यहाँ पे लिस्ट बनाया गया है, निम्नलिखित शर्तें हैं, जैसे कि यह संसद के राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्याग पत्र देना होगा। वह कई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास आवंटित होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। उसके उपलब्धियां और भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो 2008 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह किया था और पेंशन उसके मासिक वेतन के आधी प्रतिमाह कर दी गई थी। इस चीज ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालयन स्टाफ और 60,000 रुपये प्रतिवर्ष कार्यकालीन खर्च मिलता है। तो राष्ट्रपति के निधन के बाद उनके पति पत्नी को परिवार पेंशन मिलती है, जो कि राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन से आधी होती है। इसके अलावा उन्हें पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालयन स्टाफ और 12,000 रुपये प्रतिवर्ष कार्यकालीन खर्चा मिलता है। तो राष्ट्रपति को अनेक विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारी से उन्मुक्ति होती है। अपने कार्यालय के दौरान वो किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी। तो ये ध्यान दीजिएगा अपना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता उस समय तक, ना ही जेल भेजा जा सकता। हालांकि 2 महीने के नोटिस के बाद उसे कार्यकाल में उस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। अब पदवधि, महाभियोग और पद रिक्तता की बात की जाए, टर्म्स, इम्पीचमेंट और वैकेंसी के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति की पदावधि की बात कीजिए, यानी टर्म्स के बारे में। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है ना। हालांकि वो अपनी पदावधि में, यानी जो उनका डेजिग्नेशन है, जो टेन्योर है, उसमें किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट चलाकर। तो जहां तक उसकी उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है और वह इस पद पर तुरंत फिर री इलेक्शन होता है, अगेन इलेक्शन हो सकता है। वह कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन इम्पीचमेंट के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं और इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य, जिस पर सदस्य ने आरोप लगाए हैं, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। इम्पीचमेंट का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जा सकता है और भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए, है ना। तो राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपनी प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। और यदि बोल सकते हैं कि दूसरा, है ना, सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग का प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है। समझ में आ रहा है। तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। तो इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है और इस संदर्भ में 2 बातें ध्यान देने योग्य है। पहला है कि भाई संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस इम्पीचमेंट में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस इम्पीचमेंट प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट नहीं चलाया गया है। तो राष्ट्रपति की वैकेंसी की बात की जाए तो राष्ट्रपति का पद कुछ निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। पहला कि भाई 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो जाए, या फिर उसका त्याग पत्र देने पे, या फिर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर इम्पीचमेंट के द्वारा, और उसकी मृत्यु पर, या फिर जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हक है न हो
और निर्वाचन अवैध घोषित हो। तो यदि पद रिक्त होने के कारण उसका कार्यकाल समाप्त होना हो तो उसे पद को भरने हेतु कार्यकाल पूर्ण से होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपना पद पर, है ना, बना रहेगा। 5 वर्ष उपरांत जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले, है ना, तो यह उपबंध राष्ट्रपति न होने पर रिक्त स्थानांतरण से बचने के लिए किया है। तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। तो नए निर्वाचन राष्ट्रपति पद ग्रहण से करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यह चीज ध्यान देना है। और इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? आपको मालूम है क्या करेगा? बताओ। उपराष्ट्रपति इस चीज को संभालेगा। क्या करेगा? संभालेगा, है ना। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। तो यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उसके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां व उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त करता है। लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है भाई? पावर और फंक्शन क्या है? देखिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किए जाने वाली शक्तियों, किए जाने वाला कार्य निम्नलिखित है। जैसे कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। तो कार्यकारी शक्तियां क्या है? देखिए, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां वो कार्य हैं जैसे कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य आदेश अनुदेश वैध हो। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके और मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसकी प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन के आदि निर्धारित करता है ना। तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। वह भारत के महानियंत्रण, व लेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्य और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय के प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्री परिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है ना। वह किसी भी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के शक्तियां प्राप्त हैं। अब भाई बात आती है कि लेजिस्लेटिव पावर उसकी क्या है। देखिए, भारतीय राष्ट्रपति भारतीय संसद के एक अभिन्न अंग है। उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। आपको ध्यान देना होगा भाई कौन कौन है। वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। तो वह लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है और संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। ये चीज ध्यान देना है। और यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति दोनों पद रिक्त हो तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य के सदन को अध्यक्षता सौंप सकता है। वह साहित्य, विज्ञान व कला और समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। वो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों निरहत्ता के प्रश्न पर निर्णय करता है।
संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों के प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिशें अथवा आज्ञा आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्यों के सीमा परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण या संबंधी विधेयक। तो जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है या फिर विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, या विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है यानी मनी बिल तो संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, कंसिडरेशन के लिए। हालांकि ये यदि संसद विधेयक के संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति की अपनी सहमति देनी ही होती है, वो मजबूर होता है। तो राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है या फिर विधेयक को अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि राज्यपाल की निर्देश देता है कि विधेयक व धन विधेयक नहीं है, अगर मनी बिल नहीं है तो उसको राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। और यह ध्यान दे कि इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और राष्ट्रपति बोलता है किसको? राष्ट्रपति बोलता है अपने जिसे हम बोल सकते हैं या राज्यपाल को कि यदि राज्य विधायिका विधेयक हो तो पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, और संसद के 17वासन की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। और महानियंत्रण को वह लेखा परीक्षक, संघ लेख सेवा आयोग, वित्त आयोग या अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एवं नगर जिसको दमन दीव में शांति, विकास व सुशासन के लिए विनियम बना सकता है, कानून बना सकता है। पुडुचेरी के भी वह नियम बना सकता है, परंतु केवल तब जब वहां की विधानसभा निलंबित हो अथवा विघटित अवस्था में हो, यह ध्यान देना है। अगला फाइनेंशियल पावर क्या है प्रेसिडेंट की? वित्तीय शक्तियां। देख, राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर और वित्तीय शक्तियां व कार्य निम्नलिखित है। जैसे मान लीजिए कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है ना। जब तक प्रेसिडेंट का अगर उसमें जिसे हम बोल सकते हैं ऑर्डर या परमिशन हो तो मनी बिल पास नहीं होती। वह वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है और अनुमोदन की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। वो भारत के आकस्मिक निधि से या किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है ना। और राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। और जुडिशियल पावर क्या है? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां व कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है ना, परंतु उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। और अगला जो है इसमें ध्यान देना है कि वह किसी अपराध के लिए दोषित किसी व्यक्ति के लिए दंड देश की निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है। यह दंड में क्षमादान, प्राणदंड, स्थगित, राहत और माफी प्रदान कर सकता है उन सभी मामलों में जिनमें सजा सैन्य न्यायालय में दी गई हो, उन सभी मामलों में जिनमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो, और उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राणदंड हो, है ना। अब कूटनीतिक शक्तियां क्या है ना, डिप्लोमेटिक पावर जिसे बोल सकते हैं, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां या वह समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, हालांकि इनके संसद के लिए अनुमति अनिवार्य है। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और डिप्लोमेटिक मामलों में जैसे राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है, वहां उनका स्वागत करता है। सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स क्या क्या है? वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल व वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। आपातकालीन शक्तियां, उपरोक्त साधारण शक्तियों के अतिरिक्त संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में जिसे बोल सकते हैं इमरजेंसी पावर्स भी प्रदान किए हैं। पहला तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद यानी आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और 365, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है भाई? तो सांसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब, जिसको मैं एक्ट बोलते हैं, जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला कि भाई स्वीकृति वो दे सकता है विधेयक पे, या फिर उसको सुरक्षित रख सकता है विधेयक को, या फिर विधेयक यदि मान लीजिए मनी बिल नहीं है वही चीज़ तो उसको लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी, है ना। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के
संबंध में वीटो शक्ति होती है। तो अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। और राष्ट्रपति की शक्तियां देने के दो कारण हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, थोड़ा सोचो। पहला, कि संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित न किए बिना विधान बनाने से रोकना, और किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए दो कारण हैं। वर्तमान राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों की, जैसे हम बोल सकते हैं, वीटो शक्तियों के चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अत्यंतिक वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक अपनी राय सुरक्षित रखना, और विशेषित वीटो जो विधायिका द्वारा उच्चतम बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। निलंबनकारी वीटो जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। तो ये जो चार हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, भारत के राष्ट्रपति में तीन शक्तियां यानी अतवांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो ही नहीं थे, है ना, विशेषित वीटो नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में विशेषित वीटो महत्वहीन है, इनके पास इंपॉर्टेंट है ही नहीं इसका। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति तीन वीटो की व्याख्या करता है। पहला तो अत्यंतिक वीटो, इसमें क्या है भाई, देखिए इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। ये विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता तो सामान्यतः वीटो निम्न दो मामलों में प्रयोग किया जाता है। पहला, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक संबंध में, अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री ना हो उसके द्वारा प्रस्तुत विधेयक। और दूसरा, सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे और जब विधेयक पारित हो गया हो, तथा हम ये बोल सकते हैं कि दूसरी भाषा में, दूसरे लैंग्वेज में, कि राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। तो 1994 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने PIPSU विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा। वह विधेयक संसद द्वारा उस समय पारित किया गया जब PEPSU राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था, परंतु जब यह विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। वहीं 1991 में दोबारा राष्ट्रपति डॉक्टर R वेंकटरमन द्वारा संसद सदस्य वेतन और हम बोल सकते हैं भत्ता या फिर पेंशन संशोधन विधेयक को रोक कर रखा गया। और यह विधेयक संसद द्वारा लोकसभा विघटित होने के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों को प्राप्त किए बिना पारित किया गया। तो अब यहाँ निलंबनकारी वीटो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक के संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। तो इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है, उच्च बहुमत द्वारा नहीं, जैसे कि अमेरिका में प्रचलित है। जैसे कि पूर्व में बताया गया है कि राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोककर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय भी देता है या दे देता है जब यह संसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। पॉकेट वीटो, इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न स्वीकृति करता है और न ही लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। राष्ट्रपति के विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की सकारात्मक अथवा नकारात्मक शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि भाई किस संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा तय न हो या नहीं है ना। दूसरी ओर अमेरिका में कई यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर यह वह विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा है। तो सन 1986 में राष्ट्रपति जेल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया गया और राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित विधेयक ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाए। इसकी अत्यधिक आलोचना हुई। 3 वर्ष पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति R वेंकटरमन ने विधेयक नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया। यह बात ध्यान देना है आपको यहाँ के संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति के लिए बाध्यकारी बना दिया। तो राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो, इस पर भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्योंकि देखिए भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, राज्य विधायिका के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, है ना, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो
तो उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप थोड़ी से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ख्याल करें, तो जब कोई मान लीजिए विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है, तो आर्टिकल जो 200 है उसके अंतर्गत उसके बाद 4 विकल्प होते हैं। पहला कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, दूसरा वो यह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, वह विधेयक यदि धन विधेयक यानी मनी बिल ना हो तो उसको राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है ना। वहीं पे यह विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है ना। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 201 के द्वारा। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, और राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यानी धन विधेयक नहीं है, उसको राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार है तो लौटा दे। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है ना। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर एक नजर डालते हैं। केंद्रीय विधायिका और एक तरफ राज्य विधायिका है। सामान्य विधायकों के संबंध में स्वीकृति दे सकता है सेंट्रल जो केंद्रीय विधायिका है, अस्वीकार भी कर सकता है, वापस कर सकता है। लेकिन राज्य विधायिका जो है स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, वापस कर सकता है। वो भी धन विधायिका के संबंध में स्वीकृति दे सकता है, राज्य विधायिका भी दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है केंद्रीय विधायिका, परंतु वापस नहीं कर सकता। लेकिन राज्य विधायिका जो है अस्वीकार कर सकता है परंतु वापस नहीं कर सकता। लेकिन संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में अगर बात की जाए तो केवल स्वीकृति दे सकता है ना, और न वापस कर सकता और न ही अस्वीकार कर सकता। लेकिन संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इसका अर्थ यह है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है, और इसके अतिरिक्त संविधान में समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। इस पर राष्ट्रपति राज्य विधायकों के संदर्भ में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकती है। देखिए ये चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी आप थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। या ऑर्डिनेंस ऑफ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। देखिए आर्टिकल संविधान में आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के संसद सत्रावासन की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव और शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती है, परंतु यह प्रकृति से अल्पकालीन होती है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। यह शक्ति उसे अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय मामलों से निपटने हेतु दी गई है, परंतु इस शक्ति के प्रयोग में निम्नलिखित 4 सीमाएं हैं। वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो, है ना। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है, न कि केवल एक सदन द्वारा। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है। वो कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वो इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के निर्णय पर न्यायालय ने इस आधार पर प्रश्न उठाया कि आप ये ध्यान दे सकते हैं कि जा सकता है कि राष्ट्रपति ने विचार पूर्वक संसद के एक सदन अथवा दोनों सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित कर एक विवादास्पद विषय में अध्यादेश प्रख्यापित किया है और संसद को नजरअंदाज किया है, जिससे संसद के प्राधिकी कार्य की परिवंचना हुई है। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी तथा यह ध्यान देना होगी तथा न्यायिक समीक्षा से परे होगी। परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस उपबंध पर लोप कर दिया गया, अतः राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। तो सभी मामले के अध्यादेश जारी करने को शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद के कानून बनाने की शक्तियों की समविस्तरण ही है ना। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो कुछ चीजें थी, यही थी इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं थी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद सत्रावासन की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद के पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, है ना।
यदि संसद दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वो कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्यवाही नहीं करती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदस्य सदन इसका अनुमोदन कर देते हैं तो निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों का अलग अलग तिथि में पुनः बैठक के लिए बुलाया जाता है तो 6 सप्ताह बाद वाली तिथि से गिने जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्तों की होती है। तो संसद के 2 सत्रों के मध्य अगर बात की जाए अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध व प्रभावी रहेंगे। तो राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकती है ना। और हालांकि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी स्वतंत्रता का अंग नहीं है। वह किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के सलाह पर ही जारी कर सकता है या फिर वापस ले सकता है। तो ये तो हम लोगों ने बात की। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की स्थिति आर्टिकल 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रपति युद्ध, ब्राह्मण्य आक्रमण और संसद सशस्त्र विद्रोह न होने की स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है, डीसी वाधवा मामला जो 1987 में हुआ था, उच्चतम न्यायालय का निर्णय यहाँ पर काफ़ी संगत था। और संगत है कि इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि सन 1967-81 के बीच बिहार के राज्यपाल द्वारा 256 अध्यादेश जारी किए गए और इन्हें समय समय पर पुनः जारी कर 1 से 14 वर्ष तक प्रभावी रखा गया। न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश की भाषा में परिवर्तित किए बिना तथा विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पारित करने का प्रयास न करके अध्यादेशों को पुनः जो है क्या करना है, पुनः प्रकाशन करना संविधान का उल्लंघन है ना, ये बोला गया। और इस प्रकार के पुनः प्रकाशित अध्यादेश रद्द होने चाहिए। कहा गया कि अध्यादेश द्वारा विधि बनाने की वैकल्पिक शक्ति को जो है राज्य विधायिका की विधायक शक्ति का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। वही एक चीज़ और बोला कि राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति, तो मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के दोषी करार दिए गए। जैसे पहला कि संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो। राष्ट्रपति की क्षमाधीन शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है, वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरफ पेश नहीं आता। राष्ट्रपति की इस शक्ति के 2 रूप हैं। पहला कि विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए, यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए। तो ये हमारा था चैप्टर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हमारा इसमें कुछ बचा नहीं है। आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल जो बुक्स में दी हुई हैं, और इसी में से आपका करंट अफेयर ये पॉलिटी में आएगा। इस चैप्टर से जो मैंने बोला इसी में से क्वेश्चन आएगा। अगला जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करता हूँ। अगला जो है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है और एक प्राइम मिनिस्टर। पहले वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में इसका पद के राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति के जनता द्वारा सीधा नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष विरोध से विधि से चुना जाता है। और वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से 2 बातों में भिन्न है। पहला तो इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं और इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। और राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन विभिन्नताओं को व्याख्या करते हुए कहा कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ कि इस प्रकार आप ये देख सकते हैं, उसके चुनाव में आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग ले, परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य समान है। उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। यह एक विरल अवसर होता है और वह भी अल्पकालिक समय के लिए, जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता है कि राज्य विधायिका के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए, किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक एकल संक्रमण मत द्वारा गुप्त मतदान से होता है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देने की एलिजिबिलिटी क्या होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी व्यक्ति को कुछ एलिजिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो। और एक लिस्ट पढ़ लेना, बुक में है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का 1992 से 2012 तक कौन कौन है। सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने 1952 में, सबसे पहले बने थे, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। और इसके बाद जो लास्ट में 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी, फिर 2012 में मोहम्मद हामिद अंसारी बने। और अभी कौन है आपको मालूम ही है।
तो ये चीज़ है, वह देखिए वह जो उपराष्ट्रपति केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो, यह ध्यान देना है। किंतु एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल संघ अथवा राज्य के मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए योग्य होता है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि रूप में जमा करना आवश्यक होता है। देखिए पहले तो जमानिए कि शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा, है ना। ये चीज़ ध्यान देना है, क्या शपथ लेगा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या उस अथवा उसके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। उपराष्ट्रपति की पद की शर्तें क्या है? वो किसी पद लाभ के पद पर ना हो, वह संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसे अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है। अच्छा, इसके टर्म कितनी होती है? उपराष्ट्रपति के पद अवधि उसके पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वो अपने पद अवधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है और उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए कोई इम्पीचमेंट की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के कुल सदस्यों के बहुमत, और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है जब तक 14 दिन की अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। तो यह ध्यान देना यह है कि संविधान में उसे हटाने तो कोई आधार भी नहीं है। तो उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है ना, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे और वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है और इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। वैकेंसी की बात की जाए तो उसकी 5 वर्षीय पदावधि के समाप्त होने पर जब उसके पद पर दूसरे को रिक्त हो सकता है, तभी जब 5 वर्ष की पदावधि खत्म हो जाए, वो तो वह त्याग पत्र दे दे, उसको बर्खास्त किया जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या फिर अपने पद ग्रहण करने के अयोग्य हो या उसका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए। तो जब पद रिक्त होने के कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तब उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए, ऐसा बोला गया है। और यदि उसका पद की उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो उस स्थिति में शीघ्र चुनाव करानी चाहिए। नया चुनाव उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपना पद पर बना रहता है। चुनाव विवाद क्या? देखो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं और विवादों की जांच निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन मंडल, एक चीज ध्यान देना है कि निर्वाचन मंडल जो है क्या करेगा, निर्वाचन मंडल अपना के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जब निर्वाचन मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन के अवैध घोषित किया जाता तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे और प्रभावशाली रहेंगे। शक्तियां और कार्य क्या है? तो देखिए भाई, इसका कार्य क्या है? वह राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियों व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होती है। इस संबंध में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी सीनेट अमेरिका के उस सदन का सभापति होता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो आपको मालूम है कि वहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है और 6 महीने तक काम करता है मैक्सिमम। और जब इस अवधि में नया राष्ट्रपति भी चुन लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। राष्ट्रपति की तरह ही उसको पावर मिलता है जब वो राष्ट्रपति के पद पर होता है वो। और भारत अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अगली जो हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर की जो है टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का जो टॉपिक है इसमें ध्यान देना है कि संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल जिसे हम बोल सकते हैं कि नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जैसे ड्यूज और एग्जीक्यूटिव, है ना। तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, जैसे डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संविधान के अगर नियुक्ति की बात की जाए तो संविधान में प्रधानमंत्री निर्वाचन नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। आर्टिकल 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें, ये समझना है आपको। इसमें इलेक्शन होती है। देखिए पहले समझना है कि
यार सरकार के संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगतता विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। और राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का जो प्रथम प्रयोग था 1979 में किया गया था, यानी 1979 में, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद चरण सिंह यानी गठबंधन के जो नेता थे उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक स्थिति और भी है जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है, जब प्रधानमंत्री का अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। तो देखिए ऐसा तब हुआ था जब 1984 में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा का अनदेखा किया। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। हालांकि किसी वर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। तो राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक यथोचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरण के लिए चरण सिंह 1979 में, वीपी सिंह 1989 में, चंद्रशेखर 1990 में, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, एस डी देवगौड़ा या 1996 में ही थे। आई के गुजराल भी 1990 एक साल बाद थे 1997 में। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी आपको याद भी होगा 1998 में थे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। तो 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है और इस समयावधि में उस संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। तो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1966 में, देवगौड़ा 1996 में और मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। शपथ पदावधि और वेतन की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान देना है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कराने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद में गोपनीयता की शपथ दिलवाता। अब क्या दिलवाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें समझना है कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां कुछ इस प्रकार है। जैसे मंत्री परिषद के संबंध में बात कीजिए, केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रमुख रूप में मत प्रधानमंत्री की शक्तियां कुछ इस प्रकार है। जैसे वो मंत्री नियुक्ति करने हैं तो अपने दल के व्यक्तियों को राष्ट्रपति की सिफारिश करता है और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्राइम मिनिस्टर द्वारा की जाती है। वो मंत्रियों को विभिन्न यानी डिफरेंट मिनिस्टर से मंत्रालय आवंटित करता है, उन्हें उनमें फेरबदल भी कर सकता है और वो किसी मंत्री का त्यागपत्र देने या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है तथा वह उससे निर्णयों को प्रभावित करता है ना, ये ध्यान देना है। और वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रण निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है ना। तो ये चीज़ थी और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है इसके बाद। और दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र व केवल रिक्तता उत्पन्न होती है जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र है। राष्ट्रपति के संबंध में अगर पावर की बात करें तो राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है ना। वो राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। उसका दायित्व है कि भाई संघ के कार्यपालक कार्यकलाप के प्रशासन की जो बात है संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं से संबंधित मंत्रिपरिषद का सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे और संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विधायक प्रस्थापनाओं के संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष अपना विचार रखें। तो राष्ट्रपति के विभिन्न अधिकारी जैसे भारत के महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा संघ लेखा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों,
चुनाव आयोग, वित्त आयोग अध्यक्ष उसके सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। संसद के संबंध में बात कीजिए, प्रधानमंत्री नीचे सदन का नेता होता है। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति को संसद या सत्र आहूत करने व सत्र वाचन करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह सभा पर पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियों के कार्य उपरोक्त 3 मुख्य भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अन्य विभिन्न भूमिकाएं भी है। जैसे वह योजना आयोग, अब नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप से पूर्ण रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है, ध्यान देना है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी, देखना बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है हमारे पॉलिटी में, किसी कार्यकारी का यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। तो अब ध्यान देना है कि भूमिका का वर्णन, कई प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उन्होंने व्याख्या की। लॉर्ड मार्लो ने तो अलग कहा, हार्बर्ट मैरिसन ने अलग कहा। लॉर्ड मार्लो ने तो ये भी कहा था कि कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है तथा वह पद को धारित करता है जो काफ़ी दायित्वपूर्ण होता है। वह देश के सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता है। हर्बर्ट मैरिसन ने भी कहा था कि सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख है, लेकिन आज उसके दायित्व में काफ़ी परिवर्तन आया है। वहीं सर विलियम वर्नर हार्टकोट ने भी बोला था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के तारों के बीच चंद्रमा की संख्या दी है। जैनिंगसन भी बोला था कि वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रीप परिभ्रमण करते हैं। और एच जे लास्की ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट के संबंधों पर वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस निर्माण के केंद्र बिंदु और इसके जीवन का केंद्र बिंदु, इसके मृत्यु का केंद्र बिंदु है, ऐसे बोला था। और H.R.G. ग्रीव्स ने भी बोला था कि सरकार देश की प्रमुख है, वह प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। थॉमस मुनरो जिसको बोलते हैं, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री को लेकर के वह राज्य की नौका का कप्तान है। फिर साथ ही साथ इन्होंने भी बोला था रैमसे मेयोर ने कि राज्य के जहाज का मल्लाह उनको कहा था। तो यही है। और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति के साथ संबंध क्या। देखिए अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति के साथ में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसके सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद की गई सलाह अनुसार कार्य करेगा। आर्टिकल 74 में है। वही आर्टिकल 75 में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। आर्टिकल 78 में कहा गया है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विषय राष्ट्रपति को सुसंचित करेंगे। और इसमें यह भी बोला गया कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। वहीं यह भी बोला गया है कि भाई किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। मैं कुछ मुख्यमंत्री का नाम ले रहा जो प्रधानमंत्री बने, जैसे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। तो ये ध्यान देना है आपको। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ है। और इसी प्रकार हमारा जो है कंप्लीट हुआ चैप्टर। और मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ बाकी बचा है। देखिए वीपी सिंह 1990 में, देवगौड़ा 1997 में ने लोकसभा में हारने पर त्यागपत्र दिया था, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम लोग कल देखेंगे क्योंकि आज इतना के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।